और मेरे साथ ऐसा क्यों है, जबकि मैंने ये सब शब्द उनसे कहे नहीं थे। लुक एट योर प्रिविलेज, रिव्यू योर प्रिविलेज एंड सपोर्ट अदर्स। कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, जागरूकता की बहुत जरूरत है। एक आपकी जो आइडेंटिटी है, मैंने उसको सीक्रेट रखा था, आप सबसे बताया नहीं। कभी शुरू में बता देते तो लोगों की उम्मीद पूरे पॉडकास्ट से छीन हो जाती है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ISRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट, डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि ISRN NGO क्लिनिक प्रोग्राम हम कई महीनों से, लास्ट ईयर से हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था और तब से कंटिन्यू हर मंथ हम एनजीओ क्लिनिक प्रोग्राम कर रहे थे एक पर्टिकुलर टाइम एंड डे पर, जो कि आप सबको मालूम है कि ये 4th फ्राइडे 4 o'clock ये प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन बीच में काफ़ी व्यस्तताएं और अलग अलग प्रायोरिटीज़ के कारण कुछ प्रोग्राम्स की डेट और टाइम भी चेंज हुआ और इसके में थोड़ी बीच में देरी भी हुई। लेकिन अब हम फिर आपके साथ हैं और ये प्रोग्राम को थोड़ा हमने रीडिज़ाइन किया है, जो कि आपके ही फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको थोड़ा रिफ्रेम करके आपके सामने एक नए कलेवर और नए फ्लेवर में लेकर आ रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। और हर पॉडकास्ट में आपको मालूम है कि जैसे एनजीओ क्लिनिक का जो फॉर्मेट था वो सेम फॉर्मेट है, बट थोड़ा फॉर्मेट में नयापन है। आपको थोड़ा और अच्छा फील लाने के लिए, अच्छी चीज़ें आपके सामने अच्छे तरीके से रखने के लिए एक छोटी सी कोशिश हमारी ISRN टीम ने की है, जो शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब उसको एप्रिसिएट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और अल्टीमेटली जो ISRN का ऑब्जेक्टिव है कि ISRN मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रासरूट लेवल पे काम करने वाले वॉलंटियर्स, इन सब को टेक्निकल इनपुट्स मिल सके। टेक्निकली जो आज का करंट सिनेरियो में डेवलपमेंट सेक्टर्स के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके और उन इश्यूज पे हम उन एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला सके जो उस सेक्टर के महारथी हैं, जिन्होंने अपने सेक्टर में एक अलग आयाम क्रिएट किया है और उन उस मुकाम पे आज हैं कि आज वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे। आप जरूर इसको देखिए, इस पर क्वेश्चन आंसर करिए और जो भी आपके सुझाव हैं वो भी हमें दीजिए, जिससे कि आने वाला पॉडकास्ट और बेहतर हम कर सकें और आपके जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस कर सकें थ्रू द पॉडकास्ट। सो आइए ज्वाइन करिए। आई वेलकम यू पर्सनली ऑन बिहाफ ऑफ ISRN। प्लीज ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल, ISRN यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट ISRN NGO क्लिनिक। आज के एनजीओ क्लिनिक ISRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट के में हमारी साथ जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में वेल नोन नेम है, वो हमारे साथ हैं। मैं उनके बारे में अब छोटा सा एक परिचय बताने की अगर कोशिश करूं तो वो हालांकि बहुत छोटा परिचय होगा आपके बारे में बताने के लिए, लेकिन आप की जो जिंदगी है वो बहुत ही नाटकीय मोड़ से निकलती है और एक चैलेंजेस के साथ, एक प्रॉब्लम्स के साथ शुरू होते हुए लाइफ कैसे टर्न होती है। और कहते हैं ना कि हर एक की जिंदगी में एक वो स्पार्क आता है, एक समय आता है जब लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेशंस और ऐसे सैड मोमेंट होते हैं जब लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं करने के लिए। लेकिन इन सब को से आगे निकलकर जहां लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, जहां लोग अपने आप से हार मान लेते हैं, इन सब को उन्होंने पीछे छोड़ा और आगे निकल के आए और एक छोटी सी उनको किरण दिखाई दी और लगा कि जो हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक नई दुनिया दिखाने की जरूरत है, एक नए सिरे से काम करने की जरूरत है। और इस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नए आयाम की तरफ जोड़ा और वापस अपने आप को संगठित कर काम करना शुरू किया। ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए हम बहुत सारे तरीकों से हम देखते हैं, जानते हैं, लेकिन इन्होंने वो बात को प्रूफ किया जो लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। जैसे हम कहते हैं कि दिव्यांगता हाथ में होने वाले सामान से नहीं, मन में होने वाली सोच से होती है। और ये जो सोच है, अगर मानसिक रूप से हम मजबूत हैं तो हमारे शरीर में कोई भी हमारा
अगर प्रॉब्लम है हम उसको इग्नोर कर कर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी दूसरी ताकतों के माध्यम से हम अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और आज की मेहमान उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने समस्याओं से हार नहीं मानी और मजबूती से आगे बढ़े। और न सिर्फ उन्होंने इस सेक्टर में जो जिसको हम दिव्यांगता के नाम से जानते हैं या आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डिसेबिलिटीज, पर्सन विद डिसेबल, उनको लेकर जो सब्जेक्ट पे वो काम कर रही हैं, उस काम के थ्रू सिर्फ भारत में उनके काम की पहचान है, 30 देशों तक उस कामों की आवाज पहुंची है। वो उनको हम सब भारत में तो जानते ही हैं, विश्व में भी लोग उनको जानते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो उनके राइट्स ऑफ वुमेन है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इन इश्यूज पे वो एज एक्टिविस्ट भी काम कर रही हैं, एज ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं। डिसेबिलिटी राइट्स एंड जेंडर जस्टिस को लेकर पिछले 13 सालों से ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पर रिसर्च, राइटिंग, ट्रेनिंग, पॉलिसीज, एडवोकेसीज के थ्रू उन्होंने इस सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है, इश्यूज को एड्रेस किया है। हर वर्क हैज क्रिएटेड इम्पैक्ट इन ओवरऑल 30 countries, as I said previously, and currently she is also a steering committee member of C20 during the G20 presidency of India, and also she has been appointed as a core group member of person with disabilities by the National Human Rights Commission, FICCI, and so many other institutions. Like if I read her candidature in the and association with the different institutions, so she is associated with a governing body member of as a governing body member of ADD India. And also she is an advisory board of Voice, a grant making project by the Dutch ministry. She had led multi-stakeholder and cross-movement work, influenced policies and systems, and author groundbreaking research, all with the vision to foster the inclusion of women and youth with the disabilities within India. And also globally, she is working, she has steered a leading global, made huge stride in inclusion as a formal global advisor to the UN Women, executive director, formal local to global. She is an influential public voice and has spoken at many political and prestigious spaces like European Development Days, United Nations Conference of the States Parties, Commission of Status of Women, and also she is associated with the UNFPA as a regional leadership meet and US consulate, and also she is helping so many organizations in especially in person with disabilities. So हम सब उन्हें जानते हैं, जो भी लोग भारत में दिव्यांगता या पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे काम कर रहे हैं, वो हमारे आज के मेहमान को जरूर जानते हैं। और आज की मेहमान है निधि अशोक गोयल। निधि अशोक गोयल, शी इज फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल अवार्ड विनिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन राइजिंग फ्लेम। निधि जी, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। SRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट हमारा बहुत ही पुराना प्रोग्राम है, लेकिन आज हम एक नए फॉर्मेट में उसे आपके साथ लेकर शुरू करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आज हमारी ऑडियंस जुड़ी है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, इन सबको सिर्फ सब्जेक्ट पे हमें नॉलेज नहीं मिलेगी, बल्कि आपके वो चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं और किस तरीके से एक राइजिंग फ्लेम के थ्रू आपने लोगों के सामने एक मिसाल क्रिएट की है, वो सब भी हमें देखने को मिलेगा। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए निधि अशोक गोयल जी को इनवाइट करूंगा कि निधि जी आपसे डायरेक्ट बात करें और आपके जो सवाल हैं उनको भी एड्रेस करेंगे, और जो पिछले दिनों में आपने हमारे पास सवाल भेजे हैं उन सबको ध्यान में रखकर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो मैं निधि जी से आपके बिहाफ पे पूछने की कोशिश करूंगा। तो निधि जी, एक बार पुनः स्वागत है और थैंक यू।
आप आए और आज आपका समय मिला, इन सब के लिए हम आपके आभारी भी हैं। तो मेरा पहला सवाल है जो वैसे तो मैंने एक इंट्रोडक्शन आपके बारे में मैंने रखा है लोगों के सामने, लेकिन उसको फॉर्मल तरीके से तो आपके लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो निधि जी के पीछे जो एक पूरा बहुत सारा चैलेंजेस रहा है और बचपन से लेकर आज तक जो आपने फेस किया है, वो एक जर्नी को हम सब जानना चाहेंगे। और साथ में क्या चैलेंजेस थे और कैसे आपने राइजिंग फ्लेम के थ्रू आगे बढ़ने का सोचा और आज जो मुकाम हासिल किया है उसकी यात्रा क्या रही है, एक छोटे से परिचय के माध्यम से बताइए। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरी आईएसआरएन टीम को कि आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बोलने का, सभी से मिलकर इस माध्यम से बातचीत करने का मौका दिया। आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है। मैं ज्यादा अपनी जर्नी के बारे में सोचती नहीं हूँ वैसे, पर क्योंकि आपने पूछा है और कई मतलब हम जानते हैं कि 1.3 बिलियन व्यक्ति हैं जिन्हें विकलांगता है, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी है पूरी विश्व में अगर हम नंबर्स देखेंगे तो, और वही प्रोपोर्शनेटली हम इंडिया में भी देखेंगे। इसलिए मैं एक छोटी सी अपनी जर्नी जरूर बताऊंगी और वो राइजिंग फ्लेम तक कैसे पहुंची। तो मैं कुछ करीबन 15 बरस की थी जब आई वाज डायग्नोस्ड और मुझे डॉक्टर ने बताया कि धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। सब लोगों को लगता है कि वो एक दिन होगा जब बहुत बड़ा सदमा लगा होगा या इस बात से बहुत सदमा लगा होगा। आई थिंक हमें इतना एक्सपोजर ही नहीं होता है कि एक विकलांग व्यक्ति का जीवन क्या हो सकता है। और मैं भी टीनेज में तो वैसे भी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो उस समय इतना समझ नहीं आया था। पर आई थिंक 2-3 चीजें जो मैंने उस मेरी जर्नी से, जो आंखों की रोशनी धीरे 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 जाने से, कि हमारे जो मैंने सीखी है या मुझे जिनकी वजह से मुझ में बदलाव आया या मैंने ये कमिटमेंट प्रतिबद्धता से राइजिंग फ्लेम की शुरुआत की, वो आई थिंक ये रही है कि एक सपोर्ट सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो विश्वास रखे विकलांग व्यक्तियों के क्षमता में, वो बहुत जरूरी होता है। वो मुझे मिला मेरे परिवार के माध्यम से। दूसरा, एक विजन बनाना, एक गाइडेंस, एक गाइड, एक मेंटर, जिसे आजकल दुनिया में मेंटरिंग कहते हैं कि मेंटरिंग की बहुत जरूरत होती है। आई थिंक हमारी परंपरा में और बहुत पहले से हम कहते थे गुरु परंपरा। तो मेरे गुरुजी पद्मश्री श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और कहा कि तुम बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोच रहे हो और मेरे साथ ऐसा क्यों है, जबकि मैंने ये सब शब्द उनसे कहे नहीं थे। उन्होंने कहा तुम अगर अपनी सिचुएशन में और लोगों को देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पास क्या है। The whole concept कि look at your privilege, review your privilege and support others, ये उन्होंने बड़ी सरल भाषा में मुझे मेरे 16 मतलब वेरी यंग एज पे मुझे ये बात समझा थी कि तुम बहुत प्रिविलेज्ड हो। तुम्हें समझकर अपना प्रिविलेज के बारे में कॉन्शियस होकर क्या गैप्स है सोसाइटी में उसकी तरफ देखना चाहिए और तुम्हें तब ना दुख होगा बल्कि तुम्हें एक मिशन मिल जाएगा। ये दूसरी बात मैंने समझी। और तीसरी बात, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, जागरूकता की बहुत जरूरत है। लोग खराब नहीं है, समाज खराब नहीं है, जागरूकता की बहुत जरूरत है, इग्नोरेंस हटाने की बहुत जरूरत है और फिर उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। आई थिंक ये जो 3 बातें हैं, जो मेरा परिवार जो खड़ा रहा मेरे साथ और बहुत हालातों में खड़ा रहा। मेरे खुद के घर में मेरे बड़े भैया भी ब्लाइंड हैं, तो मेरे लिए एक्चुअली एक घर ही में जो कहते हैं ना कि हु डू यू लुक अप टू, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, माय ब्रदर, क्योंकि पूरी फैमिली एक ऐसा जीवन ऑलरेडी जी रही थी जो इंक्लूसिव था, जो सपोर्टिव था। रोल मॉडल्स वर एट होम। सो इस हिसाब से एक सपोर्ट, एक गाइडेंस और एक अवेयरनेस, ये 3 मैं समझ गई। और आई थिंक कुछ तभी कहीं पर मैंने मन में सोच लिया था कि कुछ ना कुछ आगे करेंगे। अब 16 साल में ये तो नहीं पता था कि राइजिंग फ्लेम का मैं निर्माण करूंगी, बट मेरी जो जर्नी बनती चली गई विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन मीडिया, विद राइटिंग अबाउट एज अ जर्नलिस्ट ऑन सोशल इश्यूज, एंड देन फाइनली जो मैं डेवलपमेंट सेक्टर में गई। और मैं ये नहीं कहूंगी कि रास्ता बहुत आसान था संतोष जी, कभी भी रास्ते आसान नहीं होते। आई थिंक जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है वो तो सही होती है, लोग उसे नाराज इसलिए हो जाते हैं कि आप सिर्फ पेप टॉक देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है तो अब सब आसान होगा, बट वो टनल में तो अंधेरा है। अगर आप उस अंधेरे से गुजरेंगे नहीं तो उस लाइट तक पहुंचेंगे नहीं।
ये मुझे अपनी जर्नी से समझ आया कि अंधेरे से गुजरना मुश्किल हो सकता है, पर आखिर में लाइट मिलेगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अंधेरा तो बहुतों के जीवन में है, कुछ लोगों की रोशनी होते हुए भी जीवन में अंधेरा है, और उस अंधेरे से निकलकर जिन्होंने अपनी मंजिलें बनाई है उन्हीं को हम सफल कहते हैं, और आज उसकी आप एक मिसाल हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही निधि जी। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज भारत की बात करें या विश्व की बात करें, करंट सिनेरियो एक तो क्या है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, और उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या प्रोविजंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, और उनको लेकर कैसे आज वॉलंटरी सेक्टर कैसे मूव कर रहा है। तो दो पार्ट में अगर इसको मैं डिवाइड करूं कि एक तो क्या करंट सिनेरियो है, और सेकंड जो इसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर्स हैं, इनमें क्या किस तरह का अभी देखने को मिल रहा है? जी, सो मैं एक बहुत अहम सवाल है संतोष जी, मैं इसका 2-3 हिस्सों में जवाब दूंगी। आई थिंक जो बहुत जरूरी है कि हम हमेशा जब सोशल सेक्टर में काम करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि अरे बहुत काम बाकी है, काम बहुत बाकी है, पर प्रगति हुई है। तो मैं एक उम्मीद से शुरू करूंगी, एक खुशी से शुरू करूंगी कि प्रगति काफी हुई है। 2006 में जो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन आया था ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उसको इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट रैटिफाइड कन्वेंशन, यानी हर देश ने उसकी जरूरत अहमियत को पहचाना, है ना, सरकारों ने पहचाना। तो आई थिंक वो एक बहुत जरूरी है कि हम हमेशा कहते हैं कि सरकार को और करना चाहिए, सिर्फ भारत नहीं हर देश के लोग कहते हैं कि सरकारों को और करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड वर्क हार्डर, यूएन शुड डू समथिंग, पीपल शुड डू समथिंग। टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, जो करेगी सरकार करेगी। हाँ जी, तो वो एक है कि सरकार ने, हमारी ही नहीं सभी देशों की सरकारों ने बहुत फटाफट इसकी अहमियत को पहचाना, और कई देशों में जैसे हमारे देश में इसके बेसिस पर जो नया पूरा एक आउटलाइन बनाई है, एक राइट्स बताए हैं यूएनसीआरपीडी ने, उसके बेसिस पर नेशनल लॉज बनाए। तो हमारे यहाँ 1995 में ऑलरेडी डिसेबिलिटी लॉ था, उसे 2016 में रिवाइज नहीं किया है, नया लॉ बनाया गया इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशन कमिटमेंट दैट इंडिया गेव, राइट। तो इस तरह से हमारी प्रगति लॉ के मामले में हुई है। अगर आप राइट टू एजुकेशन देख लें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लें, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट देख लें जो वायलेंस सेफ्टी फॉर वुमेन पर है ना, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सभी जगह पर विकलांगता को अपनी अपनी जगह मिली है। बैरियर्स कई होते हैं, बैरियर्स कहीं बजट्स के हो जाते हैं, कहीं इम्प्लीमेंटेशंस के हो जाते हैं, तो हम बैरियर्स पे आएंगे, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉज एंड पॉलिसीज में हम धीरे धीरे प्रगति करना शुरू कर रहे हैं और शुरू कर दिया है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि डिसेबिलिटी में प्रगति हुई है, पर सबसे ज्यादा लॉज एंड पॉलिसी और पॉलिसी स्पेसेस वो इम्पोर्टेंट है संतोष जी जो इंक्लूसिव होते हैं। जैसे पॉक्सो बच्चों के लिए एक्ट है ना, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, पर उसमें विकलांग बच्चों का मेंशन किया गया है, उनकी सेफ्टी का, तो ये और भी बड़ा विन होता है कि हर एक पॉलिसीज के अंदर भी उसमें प्रोविजंस डाले गए। हाँ जी, तो हर एक ये कानून में शुरू हो गया है कि कई तरह के अलग तरह के कानूनों में जो सिर्फ डिसेबिलिटी लॉ नहीं है, वहां पर डिसेबिलिटी को रिकॉग्निशन मिल रही है। अभी भी आप देखेंगे तो कई कानून बाकी हैं, जैसे पर्सन अफेक्टेड विद लेप्रेसी, उनकी डिस्क्रिमिनेटेड है कानून में, जिनको साइकोसोशल डिसेबिलिटी है उनको बार बार अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ग्राउंड्स पे बहुत सारे कानूनों में गड़बड़ है, लेकिन वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। बट सबसे इम्पोर्टेंट अगेन इन प्रोग्रेस, जैसे आप अगर पॉलिसी स्पेसेस की बात करें तो आप खुद ही G20 के इतने आपने इतना अहम काम किया था, अभी जो कंट्रीब्यूट हुआ है पिछले साल, उसमें ही अगर आप देख लेंगे तो सिविल 20 के तहत डिसेबिलिटी को अलग और विशेष जगह दी गई, और एक सम्मिलित जगह में विशेष जगह दी गई, और आई थिंक ये बहुत जरूरी हो जाता है। सो G20 जैसी जगह पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करती है, वहां पर एक सोशल फैब्रिक यानी एक समाज का हिस्सा है डिसेबिलिटी या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उसका एक्नॉलेजमेंट और उनके मुद्दे देखना, ये एक्चुअल विन है।
क्योंकि अलग जगह तो हमें मिलती जाएगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी संघर्ष हो रहा है या आगे उसके लिए जो पैरवी करनी है वो सब चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में मेन स्ट्रीम लॉज, मेन स्ट्रीम पॉलिसीज, इनमें जो इंक्लूजन होना चाहिए वो बहुत अहम है, क्योंकि फाइनली हमारा मुद्दा ये है कि हम इंक्लूजन की तरफ चलते चले। बात रही संतोष जी, जो आपने एक बहुत फिर से एक्टर्स के बारे में कहा कि हम सब क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वही बात हो जाएगी कि सरकार को करना चाहिए, बट सरकार है, सरकार दुनिया नहीं है ना। दुनिया कौन बनाते हैं? हम सब एक्टरों से मिलकर ही बनी हुई है। सो हम मल्टी स्टेक होल्डर्स जिसे कहते हैं, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो ये विश्व भर प्रसिद्ध तो ये टर्म होता ही नहीं। मल्टी स्टेक होल्डर्स इसलिए प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि हम सभी का उसमें स्टेक है। जब हम विकलांग व्यक्तियों की बात करते हैं तो ये उनके मुद्दे नहीं है। कई बार मैं सुनती हूँ ये तो आप लोगों के मुद्दे, हमारे नहीं है। आई थिंक ये जो हम आप करना बंद करेंगे, बच्चों की जो एजुकेशन का मुद्दा है या पॉवर्टी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हम सभी के हैं। हम जब तक इसे अपने मुद्दे नहीं मानेंगे, आपको लगता है विकलांग व्यक्ति गरीबी में नहीं रहते हैं तो क्या गरीबी हमारा मुद्दा नहीं हो गया? पढ़ाई में संघर्ष नहीं होता तो क्या पढ़ाई, एजुकेशन पर, राइट्स पर काम करने वाले एनजीओ या एजुकेशन पॉलिसीज हमारे मुद्दे नहीं हो गए? इसी तरह से वाइस वर्सा, है ना। आप इन क्षेत्रों में, आप अगर एम्प्लॉयमेंट बूस्टिंग में बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी बूस्ट हो, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड्स, एंटरप्रेन्योरशिप, तो क्या आपको लगता है कि आप विकलांग व्यक्तियों को बाहर छोड़कर इसे आगे बढ़ा पाएंगे, मैक्सिमाइज कर पाएंगे कैपेसिटी? नहीं कर पाएंगे। एंड सो आई थिंक हमें जो एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है अपने माइंड में भी, इसे हम शिफ्ट ऑफ माइंडसेट कहते हैं, कॉर्पोरेट हाउस स्ट्रैटेजी कहते हैं, आप इसे जो भी कह रहे हैं, लेकिन जरूरी ये है कि वी स्टार्ट थिंकिंग होलिस्टिकली, है ना, क्रॉस कटिंग, इंटरसेक्शनल एंड होलिस्टिक। ये अप्रोच से जब सभी सेक्टर्स, वॉलंटरी सेक्टर्स हो, एनजीओज हो, कॉर्पोरेट्स हो, आज उठकर जो महिला अधिकारों पर काम करते हैं, कहते हैं हम हिंसा के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो हिंसा कौन कौन किस पर हो रही है? क्या विकलांग महिलाओं पे नहीं हो रही? तो विकलांग महिलाओं का मुद्दा आपका मुद्दा है, ठीक है। सो ये एंड फॉर कॉर्पोरेट्स, राइट, व्हेन वी फंड, हम जब सपोर्ट देते हैं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि मैं एक बार बैठी थी एक मीटिंग में और यही कुछ फंडिंग की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम हिंसा, महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ जो काम करते हैं, मतलब उसको रोकने, प्रिवेंशन, एड्रेसिंग, रिड्रेस वगैरह पर उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो मैंने इन्हें बड़ा, मतलब ऐसे आधा पौने घंटे का पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया विकलांग महिलाओं पे होने वाली हिंसा पर, तो बहुत मूव हो गए, बोले हमने कभी ये सब सोचा नहीं था। उसके अंत में बोले अच्छा ये तो हो गया, पर हम महिलाओं पे होने वाली हिंसा के बारे में बात करें। हमने छोटे से स्टेटमेंट से विकलांग महिलाओं को बोल दिया तो महिलाएं, है ना, तो हम किसको हमारा बेनिफिशियरी मानकर कि क्यों हमें वो बेनिफिशियरी चाहिए? वो आसान है, हमें कम फंडिंग देनी पड़ती है। जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग में आप विकलांग युवाओं को लीडरशिप ट्रेनिंग में लाएंगे तो आपको तुरंत एक्सेसिबल सब कुछ लगता है, यानी आपका बजट 10% या 20% बढ़ जाएगा, यानी आपको जो रेशियो दिखाना है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, और वो उस चक्कर में हम ग्रुप्स को छोड़ते चले जाते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम द साइड ऑफ वर्कर्स एज वेल एज फंडर्स ये बहुत जरूरी है कि हम एक इंक्लूजन के कमिटमेंट को आगे लेकर आए। बेटी जी, इसमें एक चीज और है जो मुझे लगती है कि इंक्लूसिव की जब हम बात करते हैं तो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस तो बहुत हैं, लेकिन इन पॉलिसीज के अंदर आपको, क्योंकि एक आपने अच्छा अध्ययन भी किया है और इस इश्यूज को लेके काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या गैप्स और चैलेंजेस दिखते हैं जो अभी भी हैं और जिनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है? ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भारत में प्रधानमंत्री जी और जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो 2047 में विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं और हम एक पावरफुल कंट्री की तरह हम आगे आने वाले हैं। तो उसमें ये इंक्लूसिवनेस पे भी उतना क्या फोकस करना है, तो उसमें जो गैप्स और चैलेंजेस हैं वो क्या हैं जिनको रिफिल करने की जरूरत है? बिल्कुल, फैंटास्टिक, ये तो बहुत अहम सवाल है और विकसित भारत पे मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि 2047 में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो पूरा विजन है ऑफ इंडिया शुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना, तो वो अगर हम
जोड़ नहीं पाए विकलांग व्यक्तियों को, तो वी विल बी लूजिंग आउट ऑन 7% ऑफ जीडीपी एवरी ईयर। मतलब हम हमारी क्षमता से कम उन्नति करेंगे अगर इस ग्रुप को हमने बाहर छोड़ दिया या हमसे वो छूट गए। चलिए इंटेंशनली नहीं छोड़ेंगे तो भी अगर हमसे ये ग्रुप छूट गया तो भी हमारी उन्नति, प्रगति, देश की प्रगति पे, जीडीपी पर, ग्रोथ पर ये इतना बड़ा हिट होगा। अब ये जो है पॉलिसीज गैप्स, हमारे पास शुरुआत होती है पहले कागज पे पॉलिसीज और लॉज बनाने की, वो भी एक अपने आप में बहुत लंबा सफर होता है और वो हमने पड़ाव पार कर दिया है। कई सारी पॉलिसीज, कई सारी बननी बाकी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम बिल्कुल एकदम सब सारी पॉलिसीज आ चुकी हैं, बट कई कानून और पॉलिसीज बन चुके हैं, लॉज एंड पॉलिसीज, उनको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे आरपीडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत भी एक्सेसिबिलिटी पर अभी भी काम चल रहा है, पर शायद वो उस स्पेस से नहीं चल रहा है जो कानून में भी लिखा गया है, या जिस स्पेस में हमें विकसित भारत बनने की तरफ जाने के लिए वो बेस की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास, जो मैंने शुरू में कहा था, जागरूकता, उसकी बहुत जरूरत है। तो ट्रेनिंग ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जैसे हम कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो अगर हम एक्सेस टू जस्टिस की बात करें तो जब तक आप जजेस, लॉयर्स, कोर्ट रूम्स, इन सब जगह पर ट्रेनिंग्स, पुलिस, इनकी ट्रेनिंग्स, रेकरिंग ट्रेनिंग्स यानी बार बार, ठीक है, और इन डेप्थ ट्रेनिंग्स यानी सभी ग्रुप्स को लेकर जब तक आप ट्रेनिंग्स नहीं करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो एक कहीं ना कहीं बैरियर्स। तो कौन से एक्टर्स जरूरी है हमारे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और बजट हम कैसे और डेडिकेट कर सकते हैं, ये दो बातें बहुत जरूरी है, बहुत एड्रेस करना चाहिए। तो इस बात से एक चीज तो समझ में आ रही है कि पॉलिसीज जो हैं वो काफी अभी डेवलप हो चुकी हैं और फॉलो भी हो रही हैं, लेकिन अभी जो गैप ऐसा सच नहीं दिखता है, लेकिन ये एक बड़ा काम है जिस उन पॉलिसीज को रोल आउट करना। एंड आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इसको अलग से एड्रेस करने की जगह अगर हर एक पॉलिसीज और हर एक प्लान्स में अगर इनकॉर्पोरेट कर दें ये प्रोविजंस, तो शायद उनको अलग से एक जो स्पेस चाहिए वो स्पेस भी मिलेगा और हम इस इश्यूज को अच्छे से एड्रेस भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्योंकि आज भारत में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में 2000 स्पेशली 2014 टू टिल डेट अगर आप देखिए तो काफी इसको लेकर काम भी हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक नाम से भी संबोधित करके एक सम्मान भी दिया है दिव्यांग की तरह से बुलाए, और मैं देखता हूँ कि सरकार में काफी मिनिस्ट्रीज और हर जगह इस इश्यूज को लेकर डिस्कशंस भी होते हैं। तो एक डिस्कोर्स तो क्रिएट हुआ है पिछले 10 सालों में और काफी इंप्रूवमेंट भी हुआ है जैसा आपने कहा, लेकिन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीइंग ISRN नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है और वो हमसे भी पूछती हैं कि अगर हम डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं, हमारा थेमेटिक एरिया डिफरेंट है, लेकिन क्या हम अपने काम के साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या अगर पर्टिकुलर हमें इस पे काम करना है तो क्या कर सकते हैं। तो मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि क्या आप टू द पॉइंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को बता सकती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, सो दैट उनको क्लियर कट गाइडलाइन मिल सके और इस गाइडलाइन के थ्रू वो अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में और नए प्रोजेक्ट्स में भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकें। जी संतोष जी, मैं एक सेंटेंस थोड़ा सा और पहले के सवाल में जोड़ना चाहूंगी कि जो गैप्स पॉलिसीज और इसके इम्प्लीमेंटेशन में हम देख रहे हैं, वो एक जरूरी है कि हमारी मिनिस्ट्रीज, और उत्साह बहुत है देश में कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जागरूकता शायद थोड़ी सी और कम है, पर एक जो डिसेबिलिटी मूवमेंट कहता है, और बहुत अहम बात है, ठीक है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, है ना, जो, क्योंकि हम जब कहते हैं कि हमारे मुद्दे हैं, वो अगर हम टेबल पे हैं, साथ में काम करने के लिए, साथ में डिसीजन के लिए, साथ में सोचने के लिए, साथ में, तो ये कहीं ना कहीं हम कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हमारे अथॉरिटीज में, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस में कैसे हम डिसेबिलिटी या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को जगह उनके लिए बनाना शुरू करें, इंक्लूड करना शुरू करें, कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू करें, जो भी जरूरत है
इस मुकाम तक लाने के लिए, अगर ये कोशिश करें तो शायद गैप्स और भी तेजी से कम हो पाएंगे। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत मेन मुख्य रोल रहता है। मुझे तो लगता है कि समाज में जो बदलाव है वो एनजीओज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ही लाती हैं, बहुत अलग अलग स्तर पर, है ना। क्योंकि आपके गांव में, आपके शहरों में, आपके पड़ोस में सब जगह वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, हमारे बड़े छोटे रूप में रीच होती है। अब अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा कि अलग मुद्दे पर काम कर रहे हैं, तो मुद्दा कौन सा? शिक्षा का मुद्दा है। तो जैसे हम बात करते हैं कि चलिए हम शिक्षा के प्रति और बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिले, इसलिए हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। अगर ये आपका मुद्दा है तो क्या हम एक स्टेप बढ़कर, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तब हम गांव में ये पूछ सकते हैं क्या, या हमारी बस्तियों में, कि आपके घर में बच्चे हैं और विकलांग बच्चे हैं क्या, है ना। तो एक प्रोएक्टिव इंक्लूजन, क्योंकि अक्सर होता ये है कि विकलांग व्यक्ति, संतोष जी, इनविजिबल होते चले गए हैं। और इनविजिबल क्यों होते हैं? नहीं क्योंकि वो, ऐसा नहीं कि वो है नहीं, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को एक शर्मिंदगी देखा जाता है। हमारे यहाँ डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं एक कमी की तरह देखा जाता है। तो कई परिवार भी छुपाते हैं, कई परिवारों को ये बोला जाता है कि आप छुपाओ। मैं एक थोड़ा सा ऑफ बीट होकर बताऊंगी, मेरी तो पूरी एजुकेटेड फैमिली है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव फैमिली है। मेरे पिताजी को एक बहुत उनके एजुकेटेड फ्रेंड ने आकर कहा था कि तुम्हारी बेटी को 15 बजे डायग्नोसिस हुआ है, तुम एक काम करो, 3 साल किसी को बताओ मत, इससे ज्यादा यहाँ वहां मत भेजो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि धीरे धीरे आंखों की रोशनी जा रही है, 3 साल तक तो मैनेज कर लो और फिर चुपचाप इसकी शादी करा दो, नहीं तो ये तुम पर बोझा बन जाएगी, है ना। तो और ये शहर में रहने वाले सुशिक्षित व्यक्ति ने ये सलाह दी। वो तो मेरे पिताजी हैं, इसलिए उन्होंने ना सुनी और ना किसी और की कभी हिम्मत हुई इस तरह की उटपटांग बात करने की। पर ये ऐसा हर घर में नहीं होता है। ज्यादातर घरों में इसको कमी, शर्मिंदगी, या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरह से रैप अप करने की कोशिश करते हैं, बोझ की तरह देखा जाता है सब कुछ। और उस वजह से आपका एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपको एक एडिशनल, तो अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन ऐड करिए, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च बना रहे हैं तो एक सेगमेंट ऐड करिए, महिलाओं पे रिसर्च है तो विकलांग महिलाओं को जाकर ढूंढिए, या विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाली संस्थाओं को पूछिए कि क्या आप हमें जोड़ सकते हैं, क्या हम एटलीस्ट हमारे 100 रिस्पॉन्डेंट्स में से 5 रिस्पॉन्डेंट्स विकलांग होने चाहिए। यदि आप एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं तो कंपनीज को पूछिए कि आपके जो पिछले साल के आपने एम्प्लॉयमेंट टारगेट्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज किया है, उसमें आप हमें जेंडर, डिसेबिलिटी एंड अदर मार्कर्स का डिसएग्रीगेशन थोड़ा सा बताइए। तो इस तरह से हमारे काम में एक एडिशनल स्टेप डालकर और एक्सेसिबिलिटी के बारे में खुद को थोड़ा सा ट्रेन कर उसके बारे में सीख कर हम एक सोशल मीडिया को एक्सेसिबल बना देंगे, हम एक हेल्पलाइन को एक्सेसिबल बना देंगे, सुगम में बना देंगे, तो आपको विकलांग व्यक्तियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक्सेसिबल हेल्पलाइन इतनी कम है कि विकलांग व्यक्ति खुद ब खुद उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, है ना। तो मौके बहुत हैं, छोटे छोटे कदम से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं इस बात में एक दो बातें मेरे भी ध्यान में आई जब आपने कहा कि अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में हम कैसे इसको चीप इन कर सकते हैं। तो मेरा एक और भी सजेशन है कि आजकल जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कॉर्पोरेट्स भी काफी रोल प्ले कर रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, और अभी की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की, उसमें देखा गया कि कॉर्पोरेट का जो सीएसआर का सबसे ज्यादा फंड यूटिलाइज हुआ है वो एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड पे हुआ है। तो मेरा उनसे भी आपके थ्रू मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट्स को भी अभी शेड्यूल 7 के अंदर डिसेबिलिटीज भी एक बड़ा मेजर एरिया है जहां पर आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप जैसे हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं वैसे ही डिसेबिलिटीज पे भी फोकस कर सकते हैं, और वहां आपको आपका जो सीएसआर फंड है वो ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है।
उसकी जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक अपने अच्छे खासे जो उनका पैसा है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से अगर होगा और इस पर्टिकुलर थेरेपेटिक एरिया में होगा तो हम और इसमें काम कर सकेंगे। साथ ही मैं वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये एक बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने ISRN ने जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनमें जैसे हम हेल्थ पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो हमने इन तीनों सेक्टर्स में हम कभी भी डोनर्स को अगर प्रपोजल भेजते हैं तो हम उस प्रपोजल के अंदर भी इंक्लूसिवनेस का बहुत ध्यान रखते हैं और हर अपने उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए बजट भी फ्रेम करते हैं, एक्टिविटीज भी प्लान करते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। आपका थेमेटिक एरिया डोमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी आप कोई भी एक्टिविटीज प्लान करिए तो बस ध्यान में रखिए कि क्या हम इस सेक्टर्स को भी एड्रेस कर रहे हैं या नहीं। और एक बार आपके ध्यान में आना शुरू हो गया तो मेरा यकीन मानिए कि आने वाले समय में फिर आपको अलग से फोकस नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीजें आपके साथ आती जाएंगी और आप कम्युनिटी में उस तरीके के इश्यूज पे भी काम करने लगेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से आप सब अपने काम, क्योंकि कहते हैं इंडिया में 33 लाख वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन अगर मैं उनमें से मान के चलूं कि 3 लाख वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर अच्छा काम कर रही हैं और प्रॉपरली उनके काम का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो वो अगर इस काम को एड्रेस करेंगी तो 3 लाख ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम कितने करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं और बहुत सा बड़ा काम भी खड़ा हो सकता है। अब मैं निधि जी थोड़ा एक आपकी जो आइडेंटिटी है मैंने उसको सीक्रेट रखा था, आप सबसे बताया नहीं। निधि जी जितनी अच्छी इस सेक्टर में काम कर रही हैं उतना ही उनका एक अपना एक पर्सनल टैलेंट है जिसको मैं कहूँ, और आप इंडिया की फर्स्ट फीमेल डिसेबल स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। और ये कैसे आपने शुरू किया, और बाय पैशन तो ऑफ कोर्स ये होगा, लेकिन कैसे रहा और आप इसको कैसे आप कैरी करते हो अपने काम के साथ? संतोष जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि शुरू में बता देते तो लोगों की उम्मीद पूरे पॉडकास्ट से हो जाती है। स्टैंड अप कॉमेडी कुछ आई थिंक मेरी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो, क्योंकि जब इग्नोरेंस से, माइंडसेट सही नहीं होने से, जब लोग मुझे विकलांगता के बारे में अलग अलग चीजें पूछने लग गए तो मुझे बहुत, कई लोगों को बुरा लग जाता है, कई लोग खुद के बारे में बुरा सोचने लगते हैं, कई लोगों को कमी लगने लगती है अपने अंदर। मुझे बहुत हंसी आती थी, मुझे ऐसा लगता था आपको ये नहीं पता है, मतलब मुझे बताना पड़ रहा है। तो मुझे जो मेरे जिंदगी के अनुभव थे, जो शायद डिस्क्रिमिनेशन, शायद अलग अलग, मतलब जो प्लेजेंट भी नहीं है, उसको आपने मुझे तो वो लोगों की कमी लगती थी, मुझे मेरी कमी नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लगता था ये तो समाज की कमी है ना। और उस समाज की कमी शायद कहीं ना कहीं इसका श्रेय मैं, इस पर्सनालिटी का श्रेय मैं मेरे पिताजी को दूंगी। और वहां से मैंने जो मेरा एक पूरा दृष्टिकोण, नजरिया ही है कि हंस दो, उसको मैं मंच पर ले आई। पर मंच पर अब मेरे इतना एक्टिविज्म में मेरा इतना सारा काम है जो इतना लंबा चौड़ा बायोग्राफ में पड़ा है, पर तो मैं मेन स्ट्रीम कॉमेडी स्टेज पर कम परफॉर्म करती हूँ, पर कॉर्पोरेट शोज, प्राइवेट शोज, इस तरह से मैं अभी भी, मेरे जो टॉक्स हैं उसके तहत कॉमेडी होती है। और कंटिन्यूसली, क्योंकि जब मैंने मेरा पहला शो किया तब रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये बहुत पावरफुल टूल है लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि लोगों को घबराहट भी कम होती है। एक्टिविस्ट कहो या कार्यकर्ता कहो तो लोग घबरा जाते हैं कि अभी हमें बदलने बोलेंगे, तो आप कॉमेडी में उन पर जोक्स मार के वो परेशान, क्योंकि वो हंसते भी हैं और सोचते भी हैं साथ में। तो मैं कुछ विकलांगता और जेंडर, डिसेबिलिटी, जेंडर, महिलाओं के इन सब मुद्दों के ऊपर इशू बेस्ड कॉमेडी जिसे कहते हैं, वो करती हूँ और उसके साथ बहुत सारी जागरूकता हो जाती है। तो मेरा जो कॉमेडी शोज आपको फंड रेजिंग में भी हेल्प करते हैं? मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, पर बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ। I should start, क्योंकि
ये तो मतलब अगर ये न्यूज चैनल होता तो पॉडकास्ट है इसलिए उसमें हम ऐसा कह नहीं सकते, बट न्यूज चैनल होता तो कहते ब्रेकिंग न्यूज है, नई खबर आई है, किसी को अपना शो स्टार्ट करने जा रही है फॉर फंड। किया नहीं है संतोष जी, बट आई डू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट शोज उनके माध्यम से कहीं ना कहीं डोनेशंस वगैरह, बट मेरा पर्पस वो नहीं था। मेरा पर्पस जो मैंने शुरुआत में कहा थी, जागरूकता की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और लोग कहीं ना कहीं आजकल जो हमारी इतनी सारी दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन घूम रही है, तो हम थोड़ा बोर हो जाते हैं कि हमें लेक्चर मत दो, है ना, कि कुछ सिखाओ मत, समझाओ मत। तो मैंने कॉमेडी को एक माध्यम ढूंढा जहाँ से लोगों को समझने में समझाओ मत जैसा भी नहीं लगे, पर वो जल्दी से समझ जाए। लाइटली हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाए, उसमें कॉमेडी का एक बड़ा रोल है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जरूरी क्यों है। आप देखेंगे तो राइजिंग फ्लेम भी इसी पर काम करता है, कॉमेडी पर नहीं, पर पीपल विद डिसेबिलिटीज, वुमेन एंड यूथ की कैपेसिटीज तो हम बिल्ड करते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम्स है जो उनके साथ काम करते हैं। पर दूसरा जो हमारा फोकस एरिया है वो इकोसिस्टम चेंज, यानी जिस समाज में जो भी लोगों के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, भले वो डॉक्टर्स हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो, पुलिस हो, एजुकेटर्स हो, जो भी समाज हो इन जनरल, उनके अंदर बदलाव लाना और ये इकोसिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है। और ये मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी कॉमेडी कर इकोसिस्टम चेंज को ही लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा जो भी कार्य रहा है या रहता है विद इन माई पर्सनल कैपेसिटी और थ्रू राइजिंग फ्लेम, वो एक मिलकर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड होलिस्टिक इंक्लूजन की तरफ जाता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें जानकर। अब मैं कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे कलीग ISRN के हैं, डॉक्टर राहुल हैं, नंदिता हैं, और वो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेंगे और हम लोग फिर इसको क्लोज करेंगे। सो डॉक्टर राहुल, मैं सबसे पहले आपको इनवाइट करूंगा कि आप अपना क्वेश्चन निधि जी से पूछिए। नमस्कार निधि मैम, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप डिसेबिलिटी इंक्लूजन के मुद्दे पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमारी जैसी संस्था जैसे ISRN और जो NGOs हैं जो हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट जैसे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा डिसेबिलिटी इंक्लूजन को इंक्लूड कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा एक बहुत छोटा सा उत्तर रहेगा, अगर स्टाफ को सेंसिटाइज करना है तो राइजिंग फ्लेम में वर्कशॉप्स करना सीरियस नोट डॉक्टर राहुल, जो हम बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम्स में स्टाफ में आप जब हायरिंग करते हैं तब इंटेंशनली आप डिसेबिलिटी हायरिंग जो करवाते हैं उनको आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दीजिए। एक आपकी टीम में एक डिसेबल्ड बंदा आ गया तो आप अपने आप सीख कर उनसे पूछिए क्या चाहिए, उनसे पूछिए हम कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं, उनसे पूछिए हम क्या सपोर्ट्स इन प्लेस कर सकते हैं कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए, राइट। सो आई थिंक लर्निंग बिकम्स अ वेरी इजी नेचुरल प्रोसेस टीम के अंदर। जो मैं संतोष जी से भी कह रही थी कि एक बार हम डिसीजन मेकिंग में, वर्क में, कमिटीज में, टीम्स में अगर ले आए विकलांग व्यक्तियों को और उनकी बात सुने, जैसे महिलाओं को जो शुरू में महिलाओं ने ऑफिस आना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अलग टॉयलेट चाहिए, उनकी बात सुनी थी, है ना। मैं एक बहुत बेसिक उदाहरण दे रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा जब हम सुनना और सीखना शुरू करेंगे, when we are ready to listen and learn, then changes can happen। और अगर प्रोग्राम्स हैं तो प्रोग्राम्स में हमें बिल्कुल ऐड करना चाहिए। और जो न्यू एज प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पर जिन्होंने काम शुरू कर दिया, सपोज हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज पर शुरू किया, तो वो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसमें डिसेबल लोगों को छोड़े नहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ फ्यूचर। हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वी आर लुकिंग एट फॉरवर्ड लुकिंग सॉल्यूशंस। अब अगर उसमें हमने फिर से प्रोएक्टिवली विकलांग व्यक्तियों को नहीं इंक्लूड किया तो हम फिर से सॉल्यूशंस डिजाइन करने लगेंगे जो एक्सक्लूजनरी है। तो आई थिंक इंटेंशनल एफर्ट्स एंड ओपन टू लर्निंग, ये बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारी कलीग और है नंदिता, उनको इनवाइट करूंगा। नंदिता प्लीज। Hello Nidhi ma'am, my question for you is, in today's world, how can youth or the youngsters, stepping into the world of development sector, incorporate ideas and learnings of
disability rights, empowerment, inclusion in their work, what advice or suggestion do you have for them? ये तो youth are the hope basically. So young people should be even more open to inclusion. I think ये concept अगर young लोग समझ जाएं कि disability आज उनके पास नहीं है, कल हो सकती है. It's a very fluid concept, right? मैं disabled 15 के पहले नहीं थी, and I became disabled. So, but to tell the young people very concrete steps. Accessibility of social media क्या होता है? आप लोग social media पे continuously हैं, एक how to make my social media accessible search करिए और आपको एक symbol मिल जाएगा. मैं आपको बताती हूँ, मैं blind हूँ, right? आप जब Instagram पे फोटो अपलोड करते हैं तो आपको लगता है ब्लाइंड इंसान देख पाएगा. मेरे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैं Instagram पे पहुंच जाऊंगी, बट आई विल नॉट अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग. तो आप एक छोटा सा वहां पर ऑल टेक्स्ट आता है, वहां पर इमेज का एक डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए. हमें तो सोशल मीडिया सब यंग लोगों को पसंद ही है ना, मेजॉरिटी. तो हम सोशल मीडिया के पावर को एक्सेसिबल बना सकते हैं. इट्स अ वेरी बेसिक स्टेप, बट वी कैन डू दैट. अगर हम कॉलेजेस से जस्ट निकले हैं तो क्या हमने हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल से एक बार भी इंटरैक्ट किया है क्या? एक बार अगर हम हाफ अ डे सैटरडे once a month या one day a month अगर जाके थोड़ा सा reading for the blind, assisting deaf and hard of hearing, किसी को भी अगर हम एक voluntary service दें, it will help us in our own development. Plus you will make some great friends, क्योंकि young लोग तो young होते हैं, disabled लोग भी young होते हैं, वो भी आपको अच्छी friendship मिल जाएगी. So there are many ways of your interest that you can learn. आप OTT platforms देखेंगे ना, वहाँ पर आप switch on कर सकते हैं कैप्शनिंग और ऑडियो डिस्क्रिप्शन. बेसिक चीजों से हमारी लर्निंग हो सकती है जो हमारे इंटरेस्ट. Thank you so much, thank you. थैंक यू नंदिता. मैं निधि जी, क्योंकि समय थोड़ा कम है तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा कि ISRN की नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है देश भर में 800 से ज्यादा हमारे सदस्य हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज. संतोष जी, ये अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, क्योंकि इतनी सारी जो संस्थाएं हैं जो बदलाव ला रही हैं उन तक एक संदेश पहुंचाने का जो मुझे मौका मिला है. आप सभी में बहुत ताकत है, क्षमता नहीं कह रही मैं, ताकत कह रही. और अगर आपने ठान लिया कि हम हमारे समाज को, हमारे कार्य को सम्मिलित इंक्लूसिव बनाएंगे, तो इंक्लूजन एक सपना नहीं रहेगा. और इंक्लूजन सिर्फ डिसेबिलिटी का नहीं, इंक्लूजन डाइवर्सिटी का. महिलाओं का अलग से नहीं कहूंगी, विकलांग व्यक्तियों का अलग से नहीं कहूंगी. इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूजन ऑफ देयर कंसर्न्स, इंक्लूजन ऑफ देयर इश्यूज, एंड इंक्लूजन which will help us lead all our lives collectively and towards a common goal. Thank you. Thank you, Nidhi ji. Thank you so much for coming and giving a very fruitful insight to all our audience. और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एजेंडे में ये इश्यूज हमेशा रहता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बातचीत के बाद इसको वो और फोकस करेंगे, इस पे और काम करेंगे. और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो हमें इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखकर काम करना होगा, एक साथ काम करना होगा. और जैसे निधि जी ने कहा है कि इंक्लूसिवनेस सिर्फ एक सपना नहीं है, एक टफ कोई चैलेंज नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा और इसके साथ हमें लोगों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ना होगा. इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट 31 जनवरी को टेलीकास्ट हो रहा है. आप आइए, जुड़िए, देखिए. और आज जो क्वेश्चंस आपके हम नहीं ले पाए हैं वो जरूर हम एड्रेस करेंगे. आप अपने ईमेल आईडी के साथ हमारे मेल पर भी लिख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी आप ISRN का जो यूट्यूब चैनल है जहां आप ये पॉडकास्ट देखेंगे वहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं. बट मेल आईडी लिखना जरूर मत भूलिएगा. वो अगर आप देंगे तो हम जरूर आपको आपके क्वेश्चंस के साथ निधि जी को भी अगर उनके इनपुट्स की जरूरत होगी और उनके कुछ क्वेश्चंस आप और लेना चाहेंगे तो हम उनको फॉरवर्ड करेंगे और वो जो आंसर होगा वो आपको भी हम देंगे. सो जुड़े रहिए. एनजीओ क्लिनिक के आपके जुड़े रहने से हमें ताकत मिलती है और हम सब जो एक पर्पस लेकर इस मिसाल को, एक अग्नि को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको पूरा करने में आपका सहयोग बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच. धन्यवाद.